नमस्कार। नमस्कार। मैं शीला बिडकर महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला का नाम है नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण श्रृंखला में हम नाट्य विश्व के नामवंत नाट्यकर्मियों को आमंत्रित करेंगे और उनसे नाटक के बारे में कई जानकारी लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। नाट्य दर्पण इस श्रृंखला के पहले कलाकार अष्टपैलू व्यक्तिमत्व के धनी, गुरुतुल्य व्यक्तिमत्व आदरणीय श्री प्रकाश जी देवा। आइए मिलते हैं प्रकाश जी को। सर नमस्कार। नमस्कार। महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सर, आपके बारे में हमने कई जानकारी प्राप्त की, तो वो जानकारी के बाद ऐसा पता चला कि नाटक आपके जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है जी। मेरे ख्याल से नाटक एक आभासी खेल है घटनाओं का। ओके। जो सत्यता का, वास्तवता का अनुभव देता है। नाटक एक रास्ता है दर्शकों के दिलों तक पहुंचने का, अपनी बातें, समाज के हित की बातें कहने का। नाटक एक उदाहरण है एकात्मता का, एक परिवार का। नाटक एक प्रोत्साहन है मिलकर काम करने का। नाटक एक माध्यम है दर्शकों के आनंद का, मनोरंजन का। ओके। नाटक एक समूह है विविध कलाओं का, नृत्य, साहित्य, संगीत का एक शिल्प है, प्रकाश और नेपथ्य में सजाया हुआ। क्या बात। अभिनय की तारों से उजला हुआ एक रंगमंच। नाटक एक रण है कलाकारों के कला प्रदर्शन का, किरदारों को जी जान से निभाने का, दर्शकों के दिलों को जीतने का, तालियों की बरसात में भीगने का। क्या इसे बात। कहते हैं नाटक। सही है सर। तो आपने पहला ही प्रश्न इतना अच्छा बताया है, तो आगे तो और मज़ा आने वाली है। चलिए, हमें बताइए नाटक की शुरुआत आपने कैसे की? सब जैसा करते हैं वैसे ही मेरी भी शुरुआत हुई है। बचपन से मेरा मन, मेरी मानसिकता नाटक से जुड़ी है। अच्छा। पता ही नहीं चला कि कब नाटक शुरू हुआ। हाँ। घटनाओं को सुनना, उसे महसूस करना एक आदत सी हो गई है। इसका एक ही कारण है और वो है मेरी माँ। क्या बात। जिस तरह वो हमें कहानियां सुनाती थी, हम उन कहानियों में खो जाते थे। कहानियों की हर घटना, मां के कहने का ढंग और तरीका उस घटनाओं को चित्र रूप में देख लेते थे और कभी ना भूलते थे। आज भी मां ने सुनाई हुई सब कहानियां मुझे याद है। जब प्राइमरी कक्षा में गए जी, तो गुरुजी कविता सिखाते थे और वो भी रिदम पर, ताल पर। हाँ। बहुत अच्छा लगता था। कविता गाना बहुत अच्छा लगता था। घर आकर हम माँ को सुनाते थे। माँ सुनकर तालियां बजाती थी, हम जाकर माँ को लिपट जाते थे। सुकून मिलता था। हाई स्कूल में एक नाटक में अभिनय करने का मौका मिला। अच्छा। घबरा गए थे, लड़खड़ाए, डायलॉग भूल गए, सब हंसने लगे और हम रोने लगे। अच्छा। नाटक के बाद गुरुजी ने पकड़कर मुझे कहा, बेटा तुम तो अच्छा नाटक करते हो, अरे बाप रे। डरो नहीं, हार जाओगे, जीतना है तो कठोर बनो। जी जी जी। हिम्मत से काम लो। हाँ। फिर तालियां बजेगी। बस
उस दिन से निडर बना, हिम्मत जुटाई और नाटक का किस्सा चालू हुआ। तालियों की बरसात में भीगना अच्छा लगता है शीला जी। हाँ बराबर है। मेहनत और लगन से फल तो मिलता है, लेकिन शास्त्र का अभ्यास हमें दिशा दिखाता है और इसीलिए हमने नाट्य शास्त्र का अभ्यास किया। अरे बाप रे, यानी आपने नाट्य शास्त्र का अभ्यास किया? हाँ बिल्कुल किया। मैं मराठवाड़ा विद्यापीठ के नाट्य शास्त्र डिपार्टमेंट का विद्यार्थी रहा हूँ। अच्छा, वो भी एक किस्सा है। हाँ बताइएगा। मैं मराठवाड़े के ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। अच्छा। नूतन महाविद्यालय सेलू का एक विद्यार्थी, अच्छा अच्छा। विज्ञान शाखा का। मेरी भाषा, मेरा शब्दोच्चारण ग्रामीण शैली का था। भाषा का नाटक, प्रमाण भाषा का नाटक, हाँ उसकी जिम्मेदारी कॉलेज ने मुझ पर सौंपी थी और वो नाटक देखने के लिए हमारे विद्यापीठ के डीन नाट्य शास्त्र विभाग के हमारे गुरुवर्य माननीय कमलाकर सोनटक्की जी आए थे। अच्छा। उन्होंने नाटक देखा और हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बेटा एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हो, लेकिन आप नाट्य शास्त्र अगर सीख लोगे तो आगे जाओगे। उस दिन अचंभा हुआ कि नाटक का भी शास्त्र होता है। लेकिन उत्साहित था। जाकर मैं नाट्य शास्त्र का विद्यार्थी बना। अच्छा। वहां जाने के बाद मेरे गुरुवर्य कुमार देशमुख और डॉक्टर आलोक चौधरी, इनकी मुलाकात हुई और उनके साथ काम करते हुए बहुत आनंद हुआ। नाटक के विभिन्न अंगों का अभ्यास उनके साथ मैंने किया। अनेक गुरुजनों का सहवास मिला। नाटक के हर अंग का विस्तृत रूप से अभ्यास करने का मौका मुझे उस वक्त मिला। अभिनय, निर्देशन, नृत्य, संगीत, प्रकाश योजना, मेकअप, वेशभूषा, न जाने कितने अंग जो हम जानते भी नहीं थे। एक कहानी का इन कलाओं के साथ संवाद भाषा और समय सूचकता को ध्यान में रखते हुए अगर योग्य मिश्रण किया जाए, बराबर, और रंगमंच पर उसे प्रस्तुत किया जाए, हाँ, तो एक सशक्त नाटक का निर्माण होता है। बराबर। और वही एक सफल नाटक कहलाता है। बराबर बराबर बराबर। आपने यानी नाटक के सभी अंगों का अभ्यास किया। हाँ। अब मुझे एक बात बताइएगा, नाट्य शास्त्र का अभ्यास किया है, आपके गुरुजन, डीन, इनके साथ भी आपने थिएटर किए हैं? हाँ किए हैं। तो नाट्य शास्त्र का अभ्यास करने के पहले का नाटक और नाट्य शास्त्र का अभ्यास करने से पहले का नाटक और बाद में किया हुआ नाटक, अच्छा। इसमें आपको क्या फर्क महसूस हुआ? शीला जी, इसमें तो बहुत फर्क रहता है। हाँ, यानी कि एक शास्त्र हमें दिशा दिखाता है। हाँ, बराबर बराबर। यानी देखो, कोई भी शास्त्र अपने अंतरंगों का यानी तत्वों का अध्ययन देता है, जिसे सीखकर हम कला की हर कमी को सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं। बराबर। उसी तरह नाट्य शास्त्र सीखने के पश्चात हमें एक दृष्टि प्राप्त होती है। आपने अभी बताया कि आपके गुरुजन, आपके डीन, इन सभी हस्तियों के साथ आपने थिएटर किया है, किया। नाटक किया है। तो मुझे बताइएगा, यानी आपने नाट्य शास्त्र का अभ्यास भी किया है, तो नाट्य शास्त्र का अभ्यास करने के पहले का नाटक और नाट्य शास्त्र का अभ्यास करने के बाद का नाटक, इन दोनों में क्या फर्क महसूस होता है आपको? इनमें तो बहुत फर्क होता है शीला जी।
देखो, कोई भी शास्त्र अंतरंगों का, तत्वों का अध्ययन देता है, जिसे सीखकर हम उस कला की हर कमी को सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह नाट्य शास्त्र सीखने के पश्चात हमें एक दृष्टि प्राप्त होती है। सही। यानी नाटक के निर्माण की ओर देखने की और नाटक को समझने की। हम रंगमंच, कलाकार, उपलब्धियां और दर्शकों की मानसिकता का विचार करने लगते हैं। बराबर। जब नाट्य शास्त्र का अभ्यास ना हो तो हम लड़खड़ाते हैं, आत्मविश्वास खो देते हैं। नाटक के अंगों का अभ्यास न होने के कारण उन्हें टालने लगते हैं या उसे महत्वपूर्ण नहीं समझते। सही कहा आपने। और उसका परिणाम होता है कि एक कमजोर नाट्य का हम निर्माण करते हैं। बराबर बराबर। जिसे कोई पसंद नहीं करता। ना ही समाधान मिलता है, आनंद मिलता है। नाट्य शास्त्र नाटक निर्माण से सभी दिशा से विचार करता है। नाटक की संहिता, उसका कालखंड, फॉर्म, भाषा शैली, कम्युनिटी, जगह, पहनावा, उसका रहन सहन, आदतें, मेकअप, प्रकाश, मूवमेंट्स, रंगमंच का मेजरमेंट, घटनाओं का समय, पात्रों के रिश्ते, अनुरूप संगीत, यानी इन सब अंगों का विचार नाट्य शास्त्र करता है। और वास्तवता दर्शक और अभ्यासपूर्ण नाटक का निर्माण दर्शक और कलाकार दोनों को भी आनंद और समाधान देता है। दर्शक नाटक के साथ एक रूप हो जाता है। नाटक की हर घटना में वो अपने आप को देखने लगता है और उसे कहते हैं सशक्त नाटक का निर्माण, और उसे सफल नाटक कहलाता है। जी 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 जी। यानी कोई भी काम करना है तो उससे समाधान मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ हाँ। सर, आपने जब नाटक प्रारंभ किया, हाँ, आपने तो इतना अभ्यास किया है, तो आपने जब चालू किया, नाटक शुरू किया, उस वक्त नाटक के प्रति समाज की क्या भावना थी? हमारे वक्त यानी नाटक या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हाँ, नाटक का मतलब था तमाशा। हाँ, यानी कि जैसे मेले लगते थे, यात्रा होती थी, उत्सव होते थे, उस वक्त तमाशे लगते थे, तमाशे चलते थे, जिसमें महिलाएं नाच करती थी और एक कहानी का वग होता था। जी जी। तो थोड़ा पढ़े लिखे लोग उस तमाशा की ओर अच्छी तरह से नहीं देखते थे। मतलब उसे अच्छा दर्जा नहीं देते थे। और हमारे पालक, हमारे बुजुर्ग तमाशा न देखने की सलाह हमें देते थे। बराबर। और शहरों में नाटक पता था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सब चिंता का विषय था। यानी कोई महिला काम करने के लिए नहीं मिलती थी और नाटक में महिलाओं का रोल, महिलाओं की अदाकारी भी पुरुष ही निभाते थे। बराबर। तो घर से इजाजत न मिलने के कारण पुरुष कलाकारों को यह ऐसा महिला का रोल करना पड़ता था। जैसे ही विश्वविद्यालयों में नाट्य शास्त्र की शाखाएं खुली, यानी नाट्य शास्त्र की शाखाएं खुलने के बाद एक सामाजिक, पारिवारिक विषयों पर नाटकों का मंचन होने लगा और राज्य नाट्य स्पर्धाएं आई, कामगार कल्याण की स्पर्धाएं आई। तो ये स्पर्धाओं के कारण ग्रामीण जनता भी स्पर्धाओं की तरफ आकर्षित होने लगे और अच्छे नाटक देखने लगे। तब जाके हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का विश्वास होने लगा कि नाटक एक अच्छी चीज है। तमाशा और नाटक दोनों भिन्न है। और तब जाके
लोग महिलाओं को नाटक में अदाकारी करने के लिए इजाज़त देने लगे। अब उसके बाद तो राज्य नाट्य स्पर्धाओं में सब भाग लेने लगे, स्पर्धाओं में दर्शकों की भीड़ होने लगी। तो वो ज़माना धीरे धीरे बदलता गया और इतना बदला कि आज जैसे टेलीविज़न हर घरों में गया, पहुंच गया। तो इस अभिनय कला का, इस नाटक की कला का एक अलग ही राज हुआ। मतलब उसको एक दर्जा मिला। यानी अब बिल्कुल लोग उसको जाने के लिए, उस कला के हर अंग को सीखने के लिए अभ्यास करने लगे। और तब से रियलिटी शो तक हर घर का हर आदमी ये सोचता है कि मेरे घर का कोई उस रियलिटी शो में भाग ले और उससे अपना पारिवारिक नाम हो। अब क्या है कि उससे अर्थार्जन भी होता है। बराबर। एक्टिंग ही करो, अभिनय करो, ऐसा कुछ नहीं। नाटक का कोई भी अंग उसमें तुम एक्सपर्ट हो, हाँ। तो उसमें आप अर्थार्जन कर सकते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। बराबर। अब ये वक्त आ गया है। बराबर बराबर। अब आपने रियलिटी शो की बात की, तो मैं पूछती हूँ आपको कि आपने नाट्यशास्त्र किया है, हाँ। आपने थिएटर किए हैं, नाटक के संपूर्ण अंगों का आपने अभ्यास किया है। हाँ। आपको कभी ऐसा नहीं लगा सर कि हम नागपुर में क्यों रहे, हमें तो सब कुछ आता है, फिर हम मुंबई क्यों नहीं गए? बोलो। नहीं, ये तो अपने नसीब की बात है। मैं मराठवाड़ा विद्यापीठ का MSc का छात्र हूँ। फाइनल वर्ष में एक हादसे में मेरा बाया पाँव बुरी तरह से जख्मी हो गया। अरे बाप रे। मैं 1.5 साल तक चल नहीं सका। उसके बाद में बैसाखी लेके चलने लगा। ओ गॉड। तब घर में पैसों की ज़रूरत थी। तो मुझे चिंता होने लगी और मैंने बिजली विभाग में नौकरी ज्वाइन कर ली। और बस चलता रहा। इस हाल में मुंबई जाकर स्ट्रगल करना मुझे मुमकिन नहीं था। अच्छा। तो वो एक सपना मेरा अधूरा रह गया। तो हो जाता है। अच्छा। बिजली विभाग में ज्वाइन होते ही उस विभाग में उसी वर्ष नाट्य स्पर्धाओं का आयोजन हो गया। अच्छा। और हमारे नसीब अच्छे थे, इसलिए हमने भी उन स्पर्धा में भाग लिया। और पहली स्पर्धा में पूरे राज्य में एक्टिंग का हम पहला पारितोषिक जीत लिया। क्या बात है। और बेस्ट एक्टर हमें कह रहा है। क्या बात। नाम हो गया। तो नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल जब हमने नाटक की प्रस्तुति की, तब मजा आता था। बैसाखी लेके चलते थे। तो इस हाल में मुंबई जाकर स्ट्रगल करना मुमकिन नहीं था। शीला जी, सपने तो हम सब देखते हैं, कुछ सपने हैंग हो जाते हैं। बराबर। पैसों की जरूरत थी, तो बिजली विभाग में सर्विस ज्वाइन कर ली। अच्छा। और जिस वक्त मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली, मेरा तकदीर अच्छा था। उसी वर्ष से बिजली विभाग में नाट्य स्पर्धाओं का आयोजन शुरू हुआ। और हमने भी बहुत आनंद से उसमें पार्टिसिपेट किया। और अच्छी बात यह है कि राज्य स्तर पर होने वाली ये स्पर्धा, जिसमें हमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, बहुत आनंद हुआ। क्या बात है। शीला जी, पुणे, मुंबई, नागपुर, नासिक, ऐसे बड़े बड़े शहरों के साथ स्पर्धा करना
एक प्रतिष्ठा का माना जाता है। बराबर। हमें बहुत समाधान मिला। स्पर्धा भी बहुत अच्छी होती थी। दूसरे ही साल नागपुर के कोराड़ी पावर स्टेशन में जाने से पहले हमने काळोख दे धुंकार नाम का मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में नाटक मंचन किया। अच्छा। और उसमें सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरे बाप रे। अरे हमने उस नाटक के जितने भी अवार्ड्स थे वो सब हमें मिल गए और अव्वल नाटक हमारा काळोख दे धुंकार ठहरा। अच्छा। बहुत आनंद हुआ। हाँ। फिर तबादला हुआ, नागपुर में आए। नागपुर में भी देखा, कोराड़ी थर्मल पावर स्टेशन एक ग्रामीण विभाग में था। हाँ। जितने भी कलाकार थे बहुत अच्छे थे, सब आके मिले, सबसे बातचीत हुई। और फिर देखा कि बहुत से कलाकार ऐसे हैं कि जो पहली बार रंगमंच पर आना चाहते हैं, फिर उनके लिए कुछ करने को दिल चाहता था। तो फिर हमने क्या किया कि हम एक 40-50 जिसमें कलावंत है ऐसा मॉब का गणपतवानी नाम का नाटक लिया और उस नाटक को नाटक की कार्यशाला का स्वरूप दिया। अच्छा। और 50 लोगों को लेकर हम रोज उसकी रिहर्सल करने लगे, लोगों को सिखाने लगे, नाटक का हर अंग उसकी शिक्षा देने लगे, जैसे कि प्रकाश योजना हो, नेपथ्य हो, स्टेज पर चलना हो, उठना हो, बैठना हो, संगीत हो। हाँ। अरे हर अंग, हाँ। हर अंग का उनको शिक्षण देने लगे। हाँ। और उससे रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। मेरे 50 कलावंत नाटक में काम करके अच्छे तैयार हो गए। जी। और हमने गणपतवानी का जो मंचन किया वो भी बहुत नाम कमा गया। उसके बाद में ये कारवां बढ़ता गया और सब कलावंत मेरे इर्द गिर्द मेरे कारवे में आ गए। और इस तरह हमने ठान लिया था कि इसके बाद हम नाटक करेंगे तो नए नए कलावंत लेके उनको नाटक की शिक्षा देना, यही हमारा ध्येय बन गया था। क्या बात है, इतना सब किया आपने बड़ों के लिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको पूछती हूँ। प्रकाश जी, आपने बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं किया? बच्चों के लिए तो बहुत किया है। अच्छा। यानी मुझे याद आया कि हमने बच्चों के लिए एक सिनेमा किया था। सिनेमा? हाँ। अरे बाप रे। यानी उसमें मैंने विलन की अदाकारी की थी। तो ये सब जब मैं नाट्य शास्त्र का विद्यार्थी था, हाँ। तब हमने वो सिनेमा किया था। अच्छा। लेकिन जब मैं नागपुर में आया तभी मैंने सोचा कि नहीं, ये बड़ों के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। बराबर। तो हमने एक नाटक लिखा था, अद्भुत चंद्रमणि। हाँ, सुना है मैंने। हाँ। तो जिसको हम अच्छे नामवंत कलाकार जो नागपुर के हैं उनको लेकर छोटे बच्चों के लिए हमने उसका मंचन किया। जबकि उसके हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए। एक व्यावसायिकता का दृष्टिकोण रखकर हमने उस नाटक का निर्माण किया था जी। लेकिन वो सफल नहीं रहा। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम थके नहीं, हम बच्चों के लिए करते रहे। हाँ। जैसे कि वाचिक अभिनय, यानी कि भाषा शैली, शब्दोच्चारण, संवाद कैसे बोलना, यानी इसका शिक्षण जो कि हम बच्चों को देना चाहते थे, उसके लिए हमने आकाशवाणी का माध्यम चुना। अच्छा। और छोटे बच्चों को लेकर आकाशवाणी पर बहुत सारे, ढेर सारे लघु नाटक किए। अच्छा। यानी इतने छोटे बच्चे उस नाटक से तैयार होते थे, उनका शब्दोच्चारण सुधर गया, उनकी भाषा शैली सुधर गई, बराबर, उनका संवाद बोलने का तरीका सुधर गया। हाँ। अगर तुम अभिनय के साथ अच्छे शब्दोच्चारण को रखे, भाषा को रखे, तो उसका
जो बढ़ावा है वो और हो जाता है, बराबर बराबर। यानी अच्छी एक्टिंग का वो दिखावा हो जाता है। तो मेहनत करने से सम्मान तो मिलते हैं। हमने एक 40 दिन का कार्यशाला का आयोजन किया था छोटे बच्चों के लिए। 40 दिन? 40 दिन, क्या बात। जिसमें सब कलाओं का अभ्यास हमने छोटे बच्चों से करवाया था। अच्छा। उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 200 लड़के थे और 200 लड़के बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए। और बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत आनंद होता है कि ये बच्चे जो है ये तैयार हो गए। बिल्कुल। और आपका नाम भी लेते होंगे। बहुत नाम लेते हैं। हाँ। सर, अब बहुत सारी बातें हो गई अपने थिएटर की। मुझे अब थोड़ा सा एक सवाल मेरे मन में आया कि लोग झाड़ी पट्टी बोलते हैं, तो ये झाड़ी पट्टी क्या है? झाड़ी पट्टी तो विदर्भ की शान है। अच्छा। यानी जैसे हमारे ये 5 जिले हैं कि नागपुर है, भंडारा है, गोंदिया है, गढ़चिरौली है, चंद्रपुर है। इन 5 जिलों में एक नाटक खेला जाता है। अच्छा। यानी जो पारिवारिक होता है, सामाजिक विषय पर, समस्या पर आधारित होता है। ये झाड़ी पट्टी जैसे कि विदर्भ के कलाकारों की माँ है, वो सबको पनाह देती है। अच्छा 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 अच्छा। हमें भी संकट काल में झाड़ी पट्टी ने ही पनाह दी। यानी इस झाड़ी पट्टी के ऊपर हजारों कलाकारों के परिवार पलते हैं। हजारों कलाकारों की रोजी रोटी ये झाड़ी पट्टी देती है। यानी झाड़ी पट्टी एक बहुत अच्छा, यानी इंडस्ट्री कहो ना, एक नाटक की इंडस्ट्री है जो हजारों कलाकारों को पोसती है, संभलती है। तो ये झाड़ी पट्टी में जाने का मौका हमें मिला। मुझ पर भी संकट आया था, पैसे की जरूरत थी। हमने भी झाड़ी पट्टी में 10-12 साल अभिनय किया। मैंने झाड़ी पट्टी में देखा ये रात भर नाटक होता है। रात भर नाटक होने के बावजूद 4-4 हजार दर्शक नाटक देखते हैं। यानी वो नाटक में खो जाते हैं और वो नाटक को अपना बना लेते हैं। बहुत आनंद मिलता है झाड़ी पट्टी में नाटक करने से। आपने इतना सब किया, झाड़ी पट्टी से लेके प्रायोगिक सब तरह के नाटक किए आपने। कंपटीशन में भाग लिया कभी आपने? कंपटीशन में तो लिया है। हाँ। बहुत सी स्पर्धाएं की हैं, नाटकों की स्पर्धा की हैं, बहुत से मेडल्स मिले हैं, बहुत से प्रमाण पत्र भी मिले हैं। मेहनत करने से सम्मान तो मिलते हैं शीला जी। बराबर बराबर। लेकिन जब कोई अचानक मिलकर कहता है कि सर आपने हमें नाटक सिखाया है और बहुत आदर से अपने चरण छूता है, तो बहुत आनंद होता है, सही, सुकून मिलता है। बराबर। नाटक ने हमारा और हमने नाटक का साथ कभी नहीं छोड़ा। क्या बात है, क्या बात है। आज भी नाटक की बात जब निकलती है ना, तो एक अद्भुत सी ऊर्जा जाग उठती है। नाटक ने हमें सब कुछ दिया, संकट समय साथ भी दिया। नाटक ने साथ दिया आपको, इसका मतलब नाटक ने आपको सब कुछ दिया। हाँ। इसका मतलब नाटक से ही आपका जीवन सफल हुआ। सर, एक बात बताइए अब कि आजकल ग्लैमर का ज़माना है, बराबर है। ग्लैमर के पीछे लोग दौड़ते हैं, भागते हैं। जो नए लोग हैं, नाटक में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दोगे? सही कहा आपने, क्योंकि वो बहुत जरूरी है सर। अभी नाटक ही हमारी समाधान जीवन की चाबी है। नाटक हमारी सांस है। नाटक ही हमारे जीवन को दिया सम्मान है। मैं सब
नवा युवकों को ये कहना चाहता हूं कि बच्चों, अब तो सारा खुला आकाश है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का रूप धारण किया है। कलाकारों के लिए यह इंडस्ट्री आंखें बिछाए बैठी है। मनोरंजन की ये दुनिया बस आप उसके लिए मेहनत करो जी, कष्ट करो, बराबर, अभ्यास करो और विश्वास के साथ भरो उड़ान, ले लो उस आकाश को अपने आगोश में। तालियां बजती रहेगी। सही में तालियां बजते ही रहेगी। धन्यवाद सर। ऐसा लग रहा है कि आपको सुनते ही रहे, पर वक्त की पाबंदी है। सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हमारे दर्शकों को, कलाकारों को निश्चित रूप से इसका फायदा ही होने वाला है। उनको सुनते सुनते ऐसा लगा, इतनी कठिन परिस्थिति आने के बावजूद उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, आगे बढ़ते ही रहे। इसलिए इनके लिए 4 लाइनें तो बनती हैं। आग लगी इस घर में, आग लगी इस घर में, समझो बचा ही क्या है। मैं बच गया, समझो जला ही क्या है। ये सब मेरी मेहनत और इच्छा शक्ति का नतीजा है, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। वाह, सही है बात सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर, सही है। धन्यवाद सर। आप हमारे यहाँ आए, अच्छी बातें बताई, महत्वपूर्ण बातें बताई और उसका फायदा हमारे दर्शकों को आगे होने वाला है। हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे और आगे ही आपको हमारे यहाँ हम आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।